दोनों इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान दें, ठीक है। अगर पेशेंट जैसे आपने यहाँ पे बिठा दिया है और आपकी हाइट आप एडजस्टेबल जो स्टूल रहता है उसके ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर आप देखेंगे आपकी हाइट और दोनों हाइट बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे वन वे में बैठना है, ओनली वन लाइन मैंने ड्रॉ किए, तो यहीं पे आप भी रहेंगे और यहाँ पेशेंट भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बैठ गए, जिससे बैठ गए और यहाँ से आप इस तरह से ले रहे, ये ऐसे क्रॉस नहीं लेना है। हाँ, वो इस ब्रेक आ रही, वीडियो ऑफ कर देते हैं। चंदन सर, वीडियो ऑफ करने पर थोड़ी एमबी अच्छी यूज में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं बैठना है, आपको क्रॉस नहीं बैठना है, सीधे वन लाइन में ही वन रो में बैठना है। एक फिर क्या करेंगे आप, आपको देखना है कि आप जो आपका और पेशेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर, या फिर कई बार 40 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाता है तो हम एक आर्म लेंथ की डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक आर्म लेंथ की होना चाहिए, ठीक है। आर्म लेंथ इस तरह से रखिए कि आप जो स्केल यूज करेंगे, जिसको हम ऑप्टिकल स्केल या ऑप्थेल्मिक रूलर बोलते हैं, तो वो बेसिकली आराम से आप उसको जो है उसके टेम्पल पर रख के आराम से होल्ड कर सकें, ऐसे रखिए आप, ठीक है। देखिए, स्केल पकड़ने का भी एक तरीका होना चाहिए। आपका जो थंब है, थंब और एक फिंगर के बीच में आपकी वॉइस नॉट कमिंग, ओके, जस्ट सेकेंड रुकिए, कभी नेटवर्क का कोई इश्यू आ रहा होगा सर। वही सारी है, अच्छा मानो जो बोले वही सारी है। हाँ, तो कभी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आया होगा सर, तो अभी मैंने वापस से रिफ्रेश कर दिया है, यहाँ का नेटवर्क ओके आ रहा है। आ रही है, ओके। हाँ, कृष्ण कुमार जी बोल रहे हैं कि हाँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको आर्म लेंथ की डिस्टेंस रखना है। आर्म लेंथ की डिस्टेंस जो आप रखेंगे उसमें स्केल जो है आप जब टेम्पल पर लगाएंगे, जब वहां पर सामने रखेंगे तो प्रॉपर आ जाए। ऐसा नहीं कि आपको हाथ पूरा लंबा करने की कोशिश करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद आपको आपका जो बॉडी है वो भी आगे फॉरवर्ड करना पड़ रही है, ऐसा मत रखिए। आप कंफर्टेबल बैठ के आराम से स्केल को होल्ड कर सकते हैं नोज के ऊपर, ऐसी कोई डिस्टेंस रखिए आप, ठीक है। और कई बार हम ये ऐसा करते हैं कि ये जैसे कि आपके थंब हो गया है और इसके नीचे आप देखेंगे दूसरी जो है फिंगर, ठीक है। थंब के पास में ही जो फिंगर रहती है, वो इस फिंगर और इन दोनों के बीच में आपको स्केल पकड़ना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्केल आप पकड़ लेंगे, बाकी आपका अच्छा। ये जो लास्ट फिंगर बचती है, जैसे कि आप देखेंगे बिल्कुल जो छोटी वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर, वो फिंगर आपके पेशेंट के टेम्पल पे टच कर लीजिए, ठीक है। तो एक मूवमेंट हो जाएगा, मतलब आप इसको थोड़ा सा स्केल को बिल्कुल सटीक करके भी रख सकते हैं। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है तो आपको एक बार आप देखिए वहां पे म्यूट तो नहीं हो रखा है, प्लीज चेक करिए, आपका म्यूट तो नहीं है वहां पर, आपका स्पीकर चेक करिए वहां पे कोई म्यूट तो नहीं है। ठीक है, वो म्यूट का चेक करिए एक बार आप। ठीक है, तो आपको फिंगर जैसे आप टेम्पल के टच रखेंगे और इस हिसाब से आपको ये स्केल हेल्ड करना है, और ये नोज के ऊपर आप इस तरह से कर देंगे जैसे कि सपोज किसकी नोज है। हाँ, वॉइस क्लियर है, अमित जी बोल रहे भाई वॉइस क्लियर है। हाँ, ये मुझे लग रहा है इनके निकेश जी के क्या हुआ है कि वहां पर म्यूट हो रखे हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, उनको वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है इसलिए। ठीक है, ये जैसे कि नोज है और नोज के साथ में ये आप देखेंगे आईज है, और यहाँ पर आपका कॉर्निया आ गया है, दिस इज अ कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर पिपिल आ गई है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम एक ऑप्थेल्मिक स्केल लाएंगे जो कि मैंने आपको बोला था नोस मार्क वाला, नोस रेस्ट जो रहता है उसके अंदर, वैसी कोई स्केल आप यूज कर लीजिए, ये इस तरह की, ठीक है। ये हम इस तरह से स्केल यूज करेंगे और यहीं पे आप थंब से इसको पकड़ लेंगे और जो पीछे की लिटिल फिंगर है वो टेम्पल पर टच कर देंगे। ये वाली जो फिंगर है वो टेम्पल पे आप टच कर सकते हैं। अब इस पे क्या रहता है, इस स्केल में ये खासियत है कि आपको जैसे आपने नोज रेस्ट पे लगाया है तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से दूर देखेंगे 10 mm है, ये 20 है, ठीक है, यहाँ पर 30 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये पूरा ओपन रहता है, ये वाला जो हिस्सा है वो ओपन रहता है, बिल्कुल आंखें दिखती है। तो हम क्या करते हैं कि 30 mm पर एक लाइन देख लेंगे भाई कहाँ पर ये आ रही पिपिल का सेंटर, और इसी तरह दूसरे आंख में भी देख लेंगे। पर जब भी आप स्केल से ये लेंगे, जब आईपीडी लेंगे, तब आपको ये देखना है कि जैसे ये आपकी आंख यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरी आंख यहाँ पर है, तो आप पेशेंट को आप बोलिए ये पेशेंट की राइट आई रहेगी, ये लेफ्ट आई रहेगी, तो पेशेंट दोनों आंखों से आपकी लेफ्ट आई को देखेगा, ठीक है। जब हम राइट आई का ले रहे हैं, आप जैसे बैठे हैं अभी, आपकी लेफ्ट आई, ये वाली लेफ्ट आई हो जाएगी और ये राइट आई हो जाएगी। तो पेशेंट लेफ्ट आई को देखेगा, तब हम राइट आई का पीडी ले लेंगे पेशेंट, ठीक है। तो ये जैसे देखेगा तब हम राइट आई का पीडी लेंगे और पीडी कितनी आ जाएगी, मान के चलें ये 33 आ रही, ठीक है, 35 और 30 के बीच में 33, ये 33 mm जो है वो पीडी आ गई राइट आई की। इसी तरह पेशेंट को आप बोलेंगे मेरी राइट आई देखना है, तो हम लेफ्ट आई की पीडी ले रहे हैं, तो इसमें लेफ्ट आई की जो पीडी आ जाएगी, यहीं पे स्केल आपने वापस रख रखी है, इसमें ऊपर नंबर लिखे हुए रहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर 30 आ जाए, 30 पे जो है पीडी ले लिया, तो लेफ्ट आई की जो पीडी है वो 30 है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपने पीडी ले ली, इसमें 3 mm का डिफरेंस है, तो एक बार वो रीचेक कर लिया, वापस से पेशेंट को बोला आपको यहाँ फोकस करना है, तब राइट आई चेक कर लिया हमने, फिर उसके बाद लेफ्ट आई को चेक कर लिया। फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं, एक बार इसी स्केल को जो है नोज रेस्ट से हटा दिया आपने, इसमें 0 यहाँ पर रखा, 0, ठीक है, स्केल का जो 0 आता है, इसमें स्केल पे 0 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। स्केल का जो 0 है वो 0 यहाँ पर रखा है सेंटर पर, पेशेंट को लेफ्ट आई पर दिखाएंगे विदाउट मूविंग स्केल, स्केल मूव नहीं करना है, पेशेंट को लेफ्ट आई का हम पीडी देखेंगे कहाँ तक आ रही है, तो राइट आई देखने का बोलेंगे, ठीक है। राइट आई देखते हुए आपने 0 रख दिया, दिस इज 0, फिर हम लेफ्ट आई जो है पेशेंट की, उसको राइट आई की तरफ देखने का बोलेंगे हम, पेशेंट यहाँ पर देखेगा, तब यहाँ पर आपको पीडी आ जाएगी। पीडी हो सकता है कि आपको 65 मिले, इसको बाइनोकुलर पीडी बोलते हैं। यहाँ से 0 पे रखा है अपने पिपिल का सेंटर, सेंटर से दूसरे सेंटर तक के बीच की जो दूरी रहेगी वो 65 आ गई। तो हम अगर इसको भी नोट करेंगे तो 66 आ रहा है, तो 65 और 66 दोनों एक ही है, इक्वल है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो ये पीडी आपकी ओके परफेक्ट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो आप इस तरह से ये पीडी मार्क करना है आपको। ठीक है, इस तरह से हम डिस्टेंस पीडी ले लेंगे। और नियर पीडी के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी पीडी आती है उसमें से 2 mm माइनस कर दीजिए, जैसे कि ये 32 आ रहा है, ये 33 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 mm माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पे 31 mm आ जाएगा, ये आपकी नियर पीडी आ गई, दिस इज अ नियर पीडी, ठीक है। इस तरह से आप नियर पीडी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कहाँ का दिक्कत आती है, पेशेंट कहाँ पे दिक्कत कर सकता है, पेशेंट अगर बोलेगा कि भाई सपोज आपका जो पेशेंट है वो उसको स्क्विंट है, ठीक है, उसको भेंगापन है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट के लिए आपको एक आंख कवर करके दूसरी आंख का पीडी लेना है, दूसरी आंख कवर करके पहली आंख का पीडी लेना है, ठीक है। पीडी लेने का तरीका उसी तरीके से रखिए जैसे हम लेते हैं, बस इसमें आंख क्लोज हो जाएगी और उसी पेशेंट को बोलिएगा आपकी आंख बंद कर रखिए, राइट वाली आंख बंद रख लीजिए जब हम लेफ्ट आई का पीडी ले रहे हैं, लेफ्ट आई बंद कर लीजिए जब राइट आई का पीडी ले रहे हैं। तो इस तरह से स्क्विंट वाले केस में इस तरह से पीडी लेना है, वो इवन प्रोग्रेसिव क्यों ना हो।
ठीक है, तो इवन उसको प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, या फिर आपका मान के चले कि सिंगल विजन क्यों ना हो, ठीक है, सिंगल विजन वाले में भी आपको इसी तरह से पीडी लेना है जैसे आपने प्रोग्रेसिव में लिया है। तो यही टेक्निक यूज करेंगे आप। अगर अनकोऑपरेटिव कोई चाइल्ड है, बच्चा है, इसमें हम कैसे पीडी ले सर, तो आपको क्या करना है, कैंथस टू कैंथस लेना है। जैसे कि ये जो आईज है, ये नोज है, ये आईज है। अब इसमें इसको हम आउटर कैंथस बोलते हैं और इसको इनर कैंथस बोलते हैं। तो इसका आउटर कैंथस पे स्केल रख लीजिए 0 पे, और इसका जो इनर कैंथस है वहां तक की जो डिस्टेंस लेंगे आप, इसको भी पीडी बोलेंगे। नहीं से नहीं जो पीडी मिल रही है आपको, उससे तो अच्छा है कि आपको थोड़ी बहुत एरर वाली पीडी मिल जाए, ठीक है। तो इसमें भी पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा। तो कभी ऐसा कोई बच्चा आए या ऐसा कोई पेशेंट आए आपके पास में जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसे पेशेंट में आपको कैंथस टू कैंथस ले लीजिए, आउटर कैंथस से या इनर कैंथस से। अगर आपने इसका इनर लिया है तो इसका आउटर लेंगे हम, ठीक है, ये भी पीडी हो सकती है। तो इस तरह से पीडी हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, सबको ये समझ में आ गया होगा आईपीडी का किस तरह से लेना है, कितनी डिस्टेंस रखना है, इसमें कोई भी इशू नहीं रहा होगा। आईपीडी क्यों लिया जाता है, इसका मैंने रीजन बता दिया है कि आईपीडी से हमें क्या हो जाएगा कि आपको जो ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा, जैसे कोई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, इसकी लोकेशन कहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है, इसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, उस वो आईपीडी से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम हॉरिजेंटल जो लोकेशन है, ठीक है, हॉरिजेंटल लोकेशन जो है आईपीडी से निकाल लेंगे। हॉरिजेंटल का मतलब ये, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, यहाँ पे लगना है या ऐसे आगे लगना है, ठीक है। ये नोज है, नोज के बाद कितना यहाँ पे आईपीडी आएगा या यहाँ पे आएगा, ये कैसे हम जज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे लगना है, यहाँ पे, यहाँ पर, तो ये कैसे जज करेंगे, आईपीडी के थ्रू। और जो हम हाइट लेंगे फिटिंग क्रॉस की, जो ऑप्टिकल सेंटर हाइट, ठीक है, जिसको ओसी हाइट भी बोलते हैं, ओसी हाइट, वो ओसी हाइट लेंगे हम फ्रेम के द्वारा। जब आप फ्रेम लेंगे, फ्रेम को पूरा एडजस्टमेंट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपने क्या किया है, फिर यहाँ से ऊपर में कितने भी ऊपर पिपिल है, वो पिपिल जो है बेसिकली वो हाइट के लिए हो गई। यहाँ से लोअर रिम से पिपिल कितने ऊपर है वहां तक के लिए हाइट हो गई एक तरह से। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, मान के चले हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, एक यहाँ पर है, तो आपका जो फिटिंग क्रॉस है यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से आपको फिटिंग क्रॉस लगाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ऑप्टिकल सेंटर की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, ठीक है, जिसकी अभी बात की थी हमने, व्हाट इज ए ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर वो पार्ट है लेंस का, कोई भी लेंस रखी है या फिर आपके पास में कोई आपके स्लिट लैंप का लेंस है, या किसी भी जो ऑप्टिकल मीडिया है उसका एक सेंटर पॉइंट रहता है, जहां से कोई भी लाइट पास होती है तो वो डेविएशन नहीं होता उसके अंदर, ना तो वो कन्वर्ज होती है अंदर की तरफ जाती है, ना बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, वो स्ट्रेट निकल जाती है। जैसे कि मान के चलें कोई सर्कल है, यहाँ पर आपके लेंस का हार्ड पोर्ट है और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, यहाँ से कोई भी लाइट रेस अगर निकलेगी तो सीधी सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। ये ना तो ऊपर की तरफ जाएगी ना नीचे की तरफ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ है। अब क्या होता है बेसिकली, अगर अदर पॉइंट से जाएगी, एनी अदर पॉइंट से अगर कोई रह जाएगी, वो या तो डाइवर्ज हो जाएगी या हो सकता है कि अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हमें लेंस के अंदर निकालना रहेगा, ठीक है। जैसे किसी सर्कल का कोई सेंटर होता है, ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसी तरह इसी किसी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है। सर्कल का सेंटर तो आप आराम से इजीली निकाल पाएंगे कि यहाँ से दूरी और यहाँ की दूरी, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सर्कल, ठीक है। अगर कोई सर्कल का सेंटर निकालना हो तो यहाँ भी लंबाई खींच दी, यहाँ पे खींच दी, जहाँ क्रॉस हो रहा है, दिस इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है।
ये जियोमेट्रिकल सेंटर हो गया है लेंस का। पर ऑप्टिकल सेंटर डिफरेंट हो सकता है। ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, या फिर आसपास आ जाए। ये इसमें कहीं पे भी आ सकता है। जितना नंबर ज्यादा रहेगा, हायर नंबर रहेगा, उतना ऑप्टिकल सेंटर सेंटर की तरफ रहता है। ठीक है, हायर नंबर में ऑप्टिकल सेंटर सेंटर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जितना नंबर कम रहता है उतना ऑप्टिकल सेंटर आपको आसपास ज्यादा मिलेगा, जो कि जियोमेट्रिकल सेंटर से दूरी बढ़ सकती है उसकी। ठीक है, कई बार जियोमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आया लोअर नंबर में, पर हायर नंबर में ऑप्टिकल सेंटर और जियोमेट्रिकल सेंटर आसपास ही रहेंगे या बिल्कुल एक ही रहेंगे। ठीक है, हायर नंबर में ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब हायर नंबर में आपने ऑप्टिकल सेंटर तो सर्च कर लिया है, पर ये ऑप्टिकल सेंटर की लोकेशन कहाँ पे फिट करना है इस ऑप्टिकल सेंटर को, उसको फिट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर हाइट आपको देखना है, और आईपीडी के थ्रू हम चेक करेंगे। तो आईपीडी और ऑप्टिकल सेंटर हाइट दोनों मिलकर ऑप्टिकल सेंटर का प्लेसमेंट बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। It is important that is a lens is ground so that the optical center is directly in front of the patient's pupil to allow optimum vision through the lens. ठीक है, so basically अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर जो है पिपल के सेंटर में रहेगा तो आपको ऑप्टिमम विजन मिलेगा। ऑप्टिमम का मतलब है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई -2 नंबर किसी पेशेंट को दिया है, विजन आपने 6 कर लिया है, ठीक है, और वही किसी ऑप्टिकल सेंटर लगाकर आपने -2 नंबर दिया है, और उस पेशेंट का जो 6/6 विजन रहेगा वो विदाउट एनी एस्थेनोपिक या स्ट्रेन सिम्टम वाला रहेगा। ठीक है, उस पेशेंट को स्ट्रेन भी नहीं होगा, कोई डेविएशन भी नहीं दिखेगा उसको, ना कोई प्रिज्मेटिक इफेक्ट दिखेगा। ठीक है सर, आवाज खराब आ रही है पर। हाँ, ये किसी ने फोन कर रखा। आप अभी वही सभी ठीक आ रही है? आप मैसेज करके बताएं सर। हाँ ठीक है सर, बोलो भाई। हाँ ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ है कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, हाँ वो इस क्लियर है, आदिल जी बोल रहे। हाँ ठीक ठीक सर, ओके। तो -2 वाले का ऑप्टिकल सेंटर आपने मार्क करके दिया। ये सिंगल विजन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोग्रेसिव की तरफ गए नहीं। सिंगल विजन में भी ये इश्यू कई बार आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस पेशेंट को क्या क्या डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा। एक तो पेशेंट जो है, जैसे कि सपोज 1-2 घंटा लगाने के बाद उस पेशेंट को हेवीनेस फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा ये पेशेंट कंप्लेन करके नहीं आएगा। ठीक है, ये कंप्लेन लेके नहीं आएगा। दूसरा, पेशेंट को थोड़ी जमीन ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। कई बार ऐसे पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि जमीन थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कंप्लेन भी उसकी न के बराबर हो जाएगी, उसमें भी कोई पूरा जो है क्लियर रहेगा। अभी नॉट क्लियर है क्योंकि आपका ऑप्टिकल सेंटर आउट नहीं है, उस आउट है। अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल करेक्ट है तो उसको ये दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीजें आ जाएगी। फिर सेकेंडली, उसको कोई एस्थेनोपिक सिम्टम नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे कि वॉमिटिंग सेंसेशन होना या अदर थोड़ी देर लगा लिया चश्मा फिर लगाने का मन नहीं करना, ये उसके एस्थेनोपिक सिम्टम आ गए। तो आपको ध्यान देना है। आप ये ऑप्टिकल सेंटर कई बार लगाने की वजह से क्या होगा कि एक तो इमेज की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी दिखाई देने लग जाएगी, और वो इमेज अपनी वास्तविक जगह पर दिखाई देगी। वास्तविक मतलब जो ओरिजिनल जहां पे लोकेशन होना चाहिए वहीं पर दिखाई देगी। ठीक है, बाकी अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर अगर डिसेंडेट कर दिया है तो हो सकता है जो इमेज जहां पे दिखना चाहिए उससे 1-2 mm थोड़ा सा बाजू में दिखाई दे रही है। वर्चुअल इमेज और ओरिजिनल इमेज का जो है कॉम्बिनेशन दिखाई देने लग जाएगा उसको, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पीडी, पेशेंट की पीडी और ऑप्टिकल सेंटर हाइट दोनों मिलकर ये प्लेसमेंट ऑफ द लेंस विद इन द फ्रेम ये डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है, पीडी और ऑप्टिकल सेंटर हाइट दोनों मिलाकर प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए फ्रेम के अंदर ऑप्टिकल सेंटर का, वो डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, इसके तरीके क्या है
कैसे हम ऑप्टिकल सेंटर हाइट ऑप्टिकल सेंटर को मार्क कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो मैनुअल टेक्निक के थ्रू भी हम ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो आपका लेंसोमीटर है। ठीक है, मैनुअल तरीके से हम कैसे लेंगे, कोई भी लेंस उठा लीजिए, आपके पास में रखिए और उसको इस तरह से होल्ड करिए ताकि इसकी जो सरफेस है इंटीरियर सरफेस और ये इसके पीछे आप देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस आ जाएगी। ठीक है, इंटीरियर सरफेस जो है रूफ की तरफ हो जाए, छत की तरफ रहे, और नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ जो है पोस्टीरियर सरफेस रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन सर्च करेंगे, किसी चीज का लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा ऊपर, तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऊपर जो लाइट लगी हुई उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और वो रिफ्लेक्शन दो तरह के मिलेंगे आपको, एक तो डार्क रिफ्लेक्शन दिखाई देगा और इसके पास में बाजू में ही लाइट रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, लाइट वाला रिफ्लेक्शन पोस्टीरियर सरफेस से आ रहा है, डार्क वाला रिफ्लेक्शन इंटीरियर सरफेस से आ रहा है। दो तरह की सरफेस रहती है अपने लेंस में, एक तो इंटीरियर सरफेस और दूसरी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके ठीक है ओवरलैप करेंगे, जो लेंस है उसको डाउन की तरफ थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अप करेंगे, डाउन करेंगे, साइड टू साइड रोटेट करेंगे, जब तक कि दोनों ओवरलैप ना हो जाए। ठीक है, किस तरह से ओवरलैप होंगे, ये जैसे मान के चले ये आपका लेंस है और ये इस तरह के ओवरलैप हो जाएंगे। जैसे ओवरलैप हो जाएंगे एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन जो आपने 180 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, फिर इसको रोटेट कर लेंगे, ये 180 डिग्री वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री पर लेते जाइए, फिर वापस से आपको वही इमेज दिखाई देगी और इसको भी आप उसी तरह से करेंगे और जैसे आपने एक जैसा कर दिया फिर एक और लाइन खींच दीजिए आप। ये दोनों लाइन खींचने पर आपको जो सेंटर मिल रहा है यही आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये मैनुअल तरीका है, मैनुअल टेक्निक से भी आप ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर सकते हैं और ये भी ऑप्टिकल सेंटर उतना ही जो रहेगा अच्छा रहेगा जितना कि आप लेंसोमीटर से लगाएं। देखिए, इसके बीच में एक और मैंने आप जो है वो हमने एक टॉपिक कवर नहीं किया था बीच में, हैंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो कई बार हम जो नंबर निकालते हैं लेंसोमीटर पे, उसको अगर लेंसोमीटर आपके पास नहीं है तो हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान के चलें कि आपके पास में कोई नंबर था 0.5, ठीक है, तो इसकी मूवमेंट आपने देखी तो ये विथ मूवमेंट है, किसी पेशेंट का चश्मा है 0.5 का और आपने ऐसे रोटेट किया, ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ रोटेट किया, तो जो ऑब्जेक्ट है वो साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब है इसको विथ मूवमेंट है, इसमें विथ मूवमेंट है और इस पेशेंट को माइनस का नंबर है। अब माइनस का नंबर तो आपको पता हो गया, पर कितना नंबर है, इस नंबर का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.5 डालेंगे, वापस से मूवमेंट चेक करेंगे, अगर इसमें मूवमेंट फिर भी बच रहा है तो हम 0.5 डालेंगे। ठीक, 0.5 पे देखा आपने कि हाँ इसमें अब मूवमेंट खत्म हो गए, फिर एक बार वेरीफाई करने के लिए 0.75 डाल दीजिए, यहाँ पर अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगेंस्ट का मतलब है कि ऊपर की तरफ आप लेके जा रहे हैं लेंस को, तो ये नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया, जिस ऑब्जेक्ट को आप इस लेंस के अंदर से देख रहे हैं वो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये अगेंस्ट मूवमेंट है। और ये जो अगेंस्ट मूवमेंट है, आपने अगर 0.5 का लेंस है वो 0.75 कर दिया तो अगेंस्ट चला जाएगा, और अगर आपने 0.25 किया तो विथ मूवमेंट रहेगा, जैसे आप ऊपर किया तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर जाएगा, जैसे आपने नीचे किया ऑब्जेक्ट भी नीचे आ जाएगा, ये विथ मूवमेंट है। तो 0.5 के साथ तो विथ मूवमेंट रहेगा और 0.75 के साथ अगेंस्ट रहेगा, और 0.5 से जो है पूरा न्यूट्रल हो गया, इसको हैंड न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बिना लेंसोमीटर के भी आप पावर निकाल सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमें स्पेरिकल न्यूट्रलाइज करना है, अगर कोई सिलेंड्रिकल नंबर मान के चले कि मिल गया आपको, यहाँ पर कोई इसके साथ कोई सिलेंड्रिकल नंबर हो गया है 0.5 से -1, ठीक है, ऐसा कोई सिलेंड्रिकल नंबर आ गया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हैंड न्यूट्रलाइजेशन करके 0.5 से हैंड न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और इस पे ये स्पेरिकल 0 कर देंगे। ठीक है, आप देखेंगे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाकर
तो इसमें एक साइड आपको मूवमेंट मिलेगा। एक साइड का मतलब है जैसे आप करेंगे हिलाएंगे तो इस तरह से तो मूवमेंट मिल रहा है, पर जैसे आप इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे इसको ऊपर नीचे, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, वो कोई भी मूवमेंट का मतलब है कि इसको इस नंबर से न्यूट्रलाइज कर लिया, प्लस के पावर से न्यूट्रलाइज कर लिया इस नंबर को। बाकी एक नंबर जो बचा हुआ है, ठीक है, वो उसका भले आपको मूवमेंट दिख रहा है तो वन साइड तो क्लियर रहेगा, दूसरी साइड जो है मूवमेंट दिखने लग जाता है। चंदन जी एक बार रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल। देखिए आपको क्या करना है कि कोई भी आपके पास कोई कंपाउंड नंबर आया है, मान के चले इस तरह का कोई कंपाउंड आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूवमेंट चेक करेंगे। मूवमेंट चेक करेंगे आपको विथ मूवमेंट मिलेगा हर जगह से, ठीक है। और इसको एक और तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक लाइन चेक कर लीजिए। आपके वहां पर कोई एक लाइन है कहीं पर, जैसे कि आपके फर्नीचर की कोई लाइन है जो किनारी रहती है जिसको एजेस बोलते हैं, वो एजेस आप सामने रखिए और इस लेंस को रोटेट करिए आप इस तरह से, तो ये किनारियां भी थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है, फिर एक जगह सही दिखने लग जाती है। इसका मतलब है ये इसमें सिलेंड्रिकल नंबर भी है, ठीक है। सबसे पहले तो मूवमेंट से हम पता करेंगे कौन सा नंबर है इसमें, माइनस का है या प्लस का है। फिर इस लेंस को किसी मार्जिन के ऊपर रोटेट करेंगे, किसी एजेस पे रोटेट करेंगे तो ये भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ठीक है, एजेस भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फिर हटाएंगे सीधे दिखाई देने लग जाएंगे, तो इसमें सिलेंड्रिकल नंबर भी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्फेरिकल को न्यूट्रलाइज किया है प्लस की पावर से। जैसे माइनस का प्रिस्क्रिप्शन है तो हम प्लस का 0.5 निकालेंगे। चेक किया आपने मूवमेंट, एक साइड चल रहा है, एक साइड जो है कम हो गया है। फिर वापस से प्लस 0.5 लगाया है, आप देखेंगे एक साइड जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, इस साइड बिल्कुल खत्म हो गया है, और इस साइड अगर रोटेट कर रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड खत्म हो गया, मतलब इसमें ये 0.5 जो है वो स्फेरिकल आ गया है। अब ये 0.5 जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यूज किया था, तो इसका जस्ट अपोजिट आपका जो है नंबर रहेगा, चश्मे का नंबर तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने इसका अपोजिट लेंस उठाया था, ठीक है। फिर उसमें वापस आपने रोटेट किया, रोटेट करने पर आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन तो फिनिश हो गया था, ये वाला। अब ये वाला हम देख रहे हैं कि इसमें रोटेशन चल रहा है, जिसे हम ऐसे से रोटेट कर रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं, तो ये विथ चल रहा है। विथ का मतलब साथ साथ इमेज चल रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0.5 नंबर सिलेंड्रिकल नंबर 90 डिग्री ऊपर रख दीजिए आप, ठीक है। सॉरी, प्लस का 0.5 सिलेंड्रिकल नंबर आप इस 90 डिग्री पर रख देंगे, तो ये आपका प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से ऊपर हो जाएगा लेंस के ऊपर 90 डिग्री। फिर आप मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं रहेगा, तो ये प्लस आधे से प्लस आधा 90 डिग्री। तो इसका अपोजिट आप काउंट कर लीजिए कि इसके चश्मे के अंदर ये नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम नंबर निकाल सकते हैं हैंड न्यूट्रलाइजेशन से। स्फेरिकल का भी इसी तरह निकालिए, सिलेंड्रिकल नंबर या कंपाउंड नंबर का भी इस तरह से निकालना है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा है इसमें, सबको आ गया है? चंदन शाह सर, ठीक है, ओके है? हेलो। हाँ जी सर। सर ये जो माइनस अगर 180 है तो प्लस में भी 180 ही करना है क्या? जी, अगर माइनस में भी 180 है तो प्लस में 180 करना, बिल्कुल राइट सर। जो एक्सिस इसकी है उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना है। ओके। चंदन जी इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको जैसे कि मान के चले स्फेरिकल से समझिए पहले। ये कोई स्फेरिकल लेंस है और ये लेंस है प्लस 0.50 का, जिसको न्यूट्रलाइजेशन करेंगे हम। सिलेंड्रिकल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पात्रा सर बोल रहे हैं। देखिए स्फेरिकल तो आपको समझ में आ गया है। इनको एक बार और देख लेते हैं। प्लस 0.5 पे मूवमेंट चेक करें, अगेंस्ट मूवमेंट आ रहा है तो इसका अपोजिट लेंस आता है माइनस का 0.5 लगाएंगे। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा बिना नंबर का कांच है, ठीक है, प्लेन नंबर आ गया चश्मे के ऊपर। हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। प्लस और माइनस आता दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब सेकेंड में आपको क्या करना है, जैसे कोई कंपाउंड नंबर आया है मान के चले ये, और इस कंपाउंड में कोई नंबर इस तरह का है,
ठीक है, 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ऐसे मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे तो अगेंस्ट आएगा। फिर ये कोई एजेस ले लीजिए आपके फर्नीचर का, इस तरह का कोई एजेस है, ठीक है, इस एजेस के ऊपर देखिए आप इस चश्मे से, और इसको रोटेट करिए इस तरह से। तो ये एजेस जो अभी सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, फिर वो टिल्ट हो जाते हैं, फिर सीधे होने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से एजेस दिखाई देते हैं हमें, तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को सिलेंड्रिकल नंबर है, इस चश्मे में सिलेंड्रिकल नंबर है। तो हम पहले एक बार ऐसे ऊपर नीचे करके देखेंगे जिससे मूवमेंट आएगा, फिर रोटेट करके देखेंगे लेंस को इधर और इधर रोटेट करके देखेंगे किसी एजेस को देखते हुए, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई सिलेंड्रिकल नंबर है, इसलिए चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लग गई है, ठीक है शाह सर, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लग गई है, ये आपको सिलेंड्रिकल नंबर की पहचान है। जी सर। हाँ ठीक है सर। अब क्या करेंगे, ये ऐसे रोटेट करने के बाद हमें पता चल गया सिलेंड्रिकल नंबर है, तो हम इसका जो अपोजिट लेंस कौन सा है प्लस आधे का, तो हम माइनस आधा उठा लेंगे। पहले तक ये तो आइडिया नहीं रहेगा कौन सा लेंस है, पर 0.5 ऐसे करेंगे हम तो आइडिया लग जाएगा। अब क्या जैसे ये पूरे पर आप क्या करेंगे, माइनस का 0.5 डाल देंगे, ठीक है, माइनस का 0.5 डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी जो मोमेंट है वो चेक करेंगे, ठीक है। मूवमेंट चेक करने पर आपको ये दिखेगा कि ये वाली जो लाइन तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ये वाली लाइन ऊपर नीचे रोटेट करेंगे हम, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आधे नंबर से ये वाली बिल्कुल क्लियर हो गई है लाइन, ये वाली पूरी क्लियर हो गई है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। अब ये 90 डिग्री वाला जो ये वाली एक्सिस है, यहाँ पर 90 डिग्री पर आप डाल देंगे -1 सिलेंडर ऊपर, ठीक है। अब हम ऐसे मूवमेंट करेंगे इस तरह से, इस मूवमेंट में भी आपका कुछ भी मूवमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो एक्सिस है जैसे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऊपर अप डाउन मूवमेंट करेंगे तो वो स्फेरिकल पावर को शो कर रहा है एक तरह से, ठीक है। और जो आपने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं वो आपके सिलेंड्रिकल नंबर की पावर को शो करेगा। अच्छा, कोई प्लेन सिलेंड्रिकल नंबर है, मान के चले -1 सील है, एक बार ये भी एग्जांपल समझिए आप, -1 सिलेंडर है, तो क्या होगा, अगर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से, ऊपर ले जाएंगे लेंस को और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो सामने जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो, कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। और हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे, इसमें मूवमेंट दिखेगा। इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए आपको +1 सिलेंडर 90 डिग्री पर लगाना रहेगा। जिसे +1 सिलेंडर लगा देंगे इसमें जीरो मूवमेंट हो जाएंगे। सर हाँ बोलिए सर। सर ये बता दो कि 90 डिग्री किधर है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए 90 डिग्री का पता करने के लिए आप सबसे पहले, आपके पास ट्रायल सेट तो है, ट्रायल फ्रेम है आपके पास में, ट्रायल फ्रेम है ना आपके पास में? सर है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो एक्सिस हमेशा 90 रहेगी, ठीक है, ये वाली एक्सिस जो है 180 रहेगी, ये तो हमें आइडिया लग गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली एक्सिस जो है 120 डिग्री रहेगी, ठीक है, और ये वाली एक्सिस जो है वो भी 20 से 30 डिग्री रहेगी। ये तो आपको एक आइडिया लगा लेंगे आप, ठीक है। आइडिया लगाने का मतलब है कि आप जैसे ही किसी लेंस को रोटेट करके पता करेंगे, ये लेंस है आपके पास में जिसकी एक्सिस का हमें पता नहीं है, ये चश्मा है मान के चले, ये चश्मा है आपके पास में, और इस चश्मे को देखेंगे आप, मूवमेंट किया आपको तो पता चल गया कि भाई माइनस का लेंस है, ठीक है, माइनस का इसके अंदर लेंस होगा, 0.5 भी हो सकता है, 0.5 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मूवमेंट आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि ये कोई भी आपके फर्नीचर का एजेस है उसके ऊपर इस लेंस को रोटेट करेंगे, इस फ्रेम को रोटेट करेंगे, ऐसे टिल्ट करके ऐसे घुमाएंगे इधर उधर, तो घुमाने पर ये क्या, ये टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने पर आपको लगेगा कि इसके अंदर सिलेंड्रिकल नंबर है। जब आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, एजेस वाला, ये चश्मे के अंदर से आप देख रहे हैं, अगर ये दोनों हिस्से एक जगह बराबर हो जाए, जब आप इसको घुमाएंगे और ये दोनों हिस्से एक समय बराबर हो जाएंगे, बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो आपका एक एक्सिस हो जाएगी, आपको एक अनुमानित एक्सिस मिल जाएगी उस समय। जैसे मान के चलें कि इस चश्मे को आपने इतना टेढ़ा किया, तब जाके ये चीजें एक दूसरे के इक्वल आ गई है,
तो इसका मतलब है कि ये इसकी एक्सिस यहाँ पे आ जाएगी, 100 डिग्री समथिंग आ जाएगी। ये एक दो बार आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। या फिर आप ऐसे रोटेट करेंगे, चलो इतना डिफिकल्ट लगता है आपको कि भाई ये डिफिकल्टी है, तो आपको क्या करना है, आपको ये समझ गए कि भाई ये सिलेंड्रिकल नंबर है, यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। अब जो जहां पे आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है उस मोमेंट में आपको इसको मूवमेंट करना है। जैसे कि ये इस तरफ समय टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, तो आप इधर ऊपर नीचे आप करेंगे ऐसे, तो उसमें मूवमेंट दिखाई देगा। बाकी इसके जस्ट अपोजिट करेंगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने 0.5 से न्यूट्रलाइज कर देंगे आप एक बार कोई सिलेंड्रिकल नंबर उठाकर एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर कुछ लेंस लाके फिर मैं प्रैक्टिस एक बार करके बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार कोई लेंस आप उठाएंगे तो आपका माइंड वैसे ही बोलने लग जाएगा कि इसमें इस तरह से, हाँ प्रभात सर बोल रहे भी, हाँ समझ में आ गया है। तो वो मोमेंट आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी चीज आपके पास आइडिया नहीं है, पर उसको आप जैसे कोई ट्रांजिशन है या कोई ओपन करेंगे तभी जाके किसका तार लूज है, इस तरह से आपको समझ में आएगा। बाहर से तो हमें समझ में आएगा नहीं कि इसके अंदर क्या खराबी है, ठीक है। साइकिल भी हम चलाना सीखे तो उसके ऊपर बैठने के बाद ही, अगर यहीं से बैठे बैठे हम देखेंगे भाई साइकिल ऐसे चलती है, हम पर कैसे चलाएंगे, तो हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे, साइकिल चलाना आप सीख जाएंगे, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएंगे। इसी तरह आपको एक दो बार प्रैक्टिकल करेंगे इसका। कोई सिलेंड्रिकल नंबर उठा लिया, फिर मूवमेंट की, फिर आगे पीछे से रोटेट किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हमें, ठीक है, ठीक सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो हम एक दो बार ट्रायल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर ढूंढना भी आ गया है, हैंड न्यूट्रलाइजेशन करना भी आपको आ गया है। अब देखिए हैंड न्यूट्रलाइजेशन के बाद आप इसमें ये भी देख लीजिए, जो लेंसोमीटर है उससे कैसे ऑप्टिकल सेंटर निकालेंगे। लेंसोमीटर के लिए आपके पास में जैसे इस तरह का कोई लेंसोमीटर है, और यहाँ पर आप ये सर जी, हेलो सर जी, बोल रहा हूँ कि ये माइनस नंबर में आप बोले कि सीधा जैसे सामने वाला वर्टिकल लाइन है, हाँ वो मतलब मूव नहीं होता है ना जी, हॉरिजॉन्टल लाइन मूव होता है माइनस नंबर में, हाँ 90 डिग्री। तो प्लस में क्या होता है, प्लस में वर्टिकल लाइन मूव होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। नहीं, आप अपन देखिए प्लस हो या माइनस हो, आप तो ये दोनों एक्सिस का, बस एक्सिस का ध्यान रखिए आप। जैसे कि मान के चलें कि ये कोई, नहीं, हमें पहचानना है कि माइनस सिलेंड्रिकल है या प्लस सिलेंड्रिकल है, तो कैसे मालूम पड़ेगा। कट लेंस में मतलब वो जो बना हुआ चश्मा रहता है उसमें, कटा हुआ गिलास। जी, उसमें आप जैसे उसमें मूवमेंट करेंगे ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आपके सामने, जो चश्मे रखे हैं उन्हीं को देख रहे हैं आप, उस चश्मे से दूसरा वाला जो चश्मा जिसका नंबर चेक करना है उसको ये चश्मा देख रहे हैं, तो ये मूवमेंट करेंगे तो ये साथ साथ चलेगा। ऊपर की तरफ आपने चश्मा किया तो ये चश्मा भी आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ ये चश्मा किया तो ये भी नीचे की तरफ चला गया। इसका मतलब ये माइनस का सिलेंड्रिकल नंबर है या माइनस का पावर। अच्छा, इसको विथ मूवमेंट बोलते हैं। जैसे आप चश्मा, हाँ विथ मूवमेंट, जैसे चश्मा जिस साइड भी लेके जाएंगे उधर ये आपकी इमेज भी जाएगी। तो इस इमेज को आप देख रहे हैं इस चश्मे के थ्रू जी, ठीक है। और प्लस वाले में क्या होगा कि जैसे कि आपने ये आपका जिसका नंबर हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट XYZ कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, या चश्मा ही रख दिया आपका, जी। हाँ, अब जैसे कि आपने ये इस चश्मे को देखते हुए आपने ऊपर की तरफ किया तो ये इमेज नीचे की तरफ खिसक जाएगी। अच्छा, है ना। और अगर चश्मा ऊपर करेंगे वो नीचे आ जाएगी, वो इमेज नीचे की तरफ आ जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। इसको अगेंस्ट मूवमेंट बोलते हैं। अगेंस्ट, जी सर, ठीक है। तो इससे हम पता चल जाएगा कि अगेंस्ट मूवमेंट जो है वो प्लस के लेंस में रहता है, और विथ मूवमेंट जो रहेगा वो माइनस के लेंस में रहता है। जी सर, स्फेरिकल में और सिलेंड्रिकल में दोनों सेम होते हैं। सेम होते हैं सर। ये होता है कि किसी पार्टिकुलर एंगल पे ही अगेंस्ट मूवमेंट होगा, या पार्टिकुलर एंगल पर ही विथ मूवमेंट होगा, ये सिलेंड्रिकल नंबर में होगा। जैसे कि आपने स्फेरिकल नंबर में तो कहीं से भी आप रोटेट करिए, ऊपर नीचे करिए, सब जगह अगेंस्ट मूवमेंट होगा प्लस के पावर में, माइनस में विथ मूवमेंट रहेगा। पर कभी सिलेंड्रिकल नंबर आपके पास में आ गया मान के चले, तो सिलेंड्रिकल नंबर में क्या होगा कि जैसे कि इसका सिलेंड्रिकल नंबर यहाँ पर है मान के चले, तो इसको आप रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे ये, तो ये इसमें मूवमेंट दिखेगा आपको, ये हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट दिखेगा पर वर्टिकल पे नहीं दिखेगा। जी सर।
है ना, ये ऐसे मूवमेंट किया आपने। हाँ, उसको गोल घुमाना है। हाँ, नहीं गोल तो जैसे आप घुमा लेंगे, जैसे आप ये कोई है लेंस है और कोई एजेस को देख के आप गोल घुमाएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि इस लेंस पे सिलेंड्रिकल नंबर है। सिलेंड्रिकल नंबर जी, है ना, प्लस का है या माइनस का वो हमें आइडिया नहीं, पर सिलेंड्रिकल नंबर है जी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इस लेंस को थोड़ा सा इस इमेज को देखते हुए आप एक मूवमेंट देंगे। ये मूवमेंट करने पर क्या होगा कि ये अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा है, जैसे कि आपने इस तरह मूवमेंट किया तो ये जो इमेज है, जो बाहर की तरफ की इमेज, वो ऐसे इसके जस्ट अपोजिट की तरफ भाग गई है। अच्छा, राइट में भाग रहे हैं। अगर लेफ्ट में गिलास कर रहे हैं तो राइट में वो भाग रहे हैं। हाँ, सामने वाला अगर वो हाँ हाँ, और ऊपर किया तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी ये इमेज ऐसी की ऐसी रही है। यहाँ पे कोई भी ना तो इमेज नीचे गई ना ऊपर गई, कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ जी, है ना। और नीचे भी किया तो भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ये जो है सिलेंड्रिकल नंबर है और ये प्लस का नंबर है। प्लस का जी, है ना, क्योंकि अगेंस्ट मूवमेंट जब भी होगा वो प्लस का नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और विथ मूवमेंट रहेगा वो माइनस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी पार्टिकुलर वन एक्सिस पे ही अगर जैसे आपको इसी एंगल पे मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो सिलेंड्रिकल नंबर है। और वो सिलेंड्रिकल नंबर विथ मूवमेंट है अगेंस्ट, वो आप उसमें पता कर पाएंगे। जैसे आप तो ऐसा करिए कि आपके ट्रायल सेट है उसके अंदर से कोई भी सिलेंड्रिकल नंबर उठा लीजिए, 1 नंबर या 10 नंबर, और उसको आंख के सामने ऐसे रोटेट करके देखिए। उसको एंगल यहाँ पे रख के फिर रोटेट करके देखिए 90 डिग्री के मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर मैंने इस तरह रोटेट किया, मूवमेंट हुआ, तो ये प्रैक्टिकली आपको ये समझ में आ जाएगा क्लियरली। सर कंपाउंड नंबर कैसे पता लगा? ओके सर, है ना। हाँ, कंपाउंड नंबर का पता करने के लिए सर आपको क्या करना रहेगा, एक तो मूवमेंट आपको नजर आ जाएंगे चारों तरफ, मतलब आपको 360 डिग्री पर सब जगह मूवमेंट आ जाएगा। जैसे कि कोई सर्कल है, आप इधर भी रोटेट करेंगे तो भी मूवमेंट आ जाएंगे, ठीक है, कहीं भी आप मूवमेंट करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसी लेंस को किसी एजेस की तरफ आप रख के इसको रोटेट करेंगे, जिससे कि ये जो एजेस है वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अगर इसमें यहाँ पे आपकी आंख रखी है और इसको रोटेट किया आपने, तो ये जो एजेस है ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। फिर वापस से रोटेट किया, फिर सीधे हो गए, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें कंपाउंड नंबर भी है, स्फेरिकल नंबर भी है और सिलेंड्रिकल भी है। और ओनली सिलेंड्रिकल नंबर है मान के चले तो उसमें क्या होगा कि एक ही तरफ मूवमेंट ज्यादा होगा, दूसरी तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। आपने ऐसे मूवमेंट किया तो मूवमेंट दिख रहा है, ऐसे किया तो कोई मूवमेंट नहीं है। और स्फेरिकल में दोनों साइड मूवमेंट होगी। हाँ, स्फेरिकल में दोनों साइड मूवमेंट रहेगी। दोनों का मतलब है इसमें विद मूवमेंट भी रहेगा, साथ में एजेस भी रहेगा। कंपाउंड नंबर में एजेस को भी आपको दिखेगा। एक बार कोई स्फेरिकल लेंस ले लीजिए आप और एक बार मूवमेंट करके देखिए, देख उससे थोड़ा सा और जल्दी आपको प्रैक्टिकल करके और जल्दी समझ में आ जाएगा। सर करा था स्फेरिकल भी करा, सिलेंड्रिकल कंपाउंड में दिक्कत होगी। अच्छा, कंपाउंड में आपको है ना ये एजेस ले लीजिए आप, ये एजेस सबसे बढ़िया बेस्ट है। एजेस लेने पर आपको क्या समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें कंपाउंड नंबर है। सपोज मान के चलेंगे आपने स्फेरिकल नंबर जो है वो लगाया यहाँ पर, ठीक है, ये कोई प्लस का नंबर था और यहाँ पे +1 सिलेंड्रिकल नंबर है। और आपने क्या किया कि इसका जस्ट अपोजिट लेंस लिया, इस चश्मे के ऊपर रख दिया। रखने पर क्या होगा कि ये ओनली सिलेंड्रिकल नंबर बच जाएगा। अब स्फेरिकल तो आपने 0 कर दिया, तो ये ओनली सिलेंड्रिकल नंबर है। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल को न्यूट्रलाइज करेंगे और उसको सिलेंड्रिकल नंबर बना देंगे, ओनली सिलेंड्रिकल। अब ओनली सिलेंड्रिकल नंबर में तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ओके जी सर, है ना। तो हम सबसे पहले स्फेरिकल को न्यूट्रलाइज करना है सबसे पहले, ठीक है। जो भी मूवमेंट आ रहा है पहले आप, जैसे प्लस का आपको मूवमेंट आ रहा है तो आप माइनस का कोई लेंस उठा लीजिए। इसमें भी मूवमेंट आ रहे चारों तरफ तो फिर 0.75 कर लीजिए। फिर मूवमेंट आ रहे हैं तो 1 नंबर कर लीजिए। जैसे आप 1 नंबर करेंगे स्फेरिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ओनली सिलेंड्रिकल नंबर बच जाएगा इसके अंदर। वो सिलेंड्रिकल नंबर तो आप आराम से न्यूट्रलाइज कर देंगे फिर। जी सर, ठीक है। अब ये लेंसोमीटर में आपको कैसे ऑप्टिकल सेंटर सर्च करना है। जैसे ये कोई लेंसोमीटर है और इसमें ये सेंट्रल सर्कल आ गया है और यहाँ पर परमानेंट एक मार्क भी लगा हुआ रहता है, साथ में एक क्रॉस का साइन जो है घूमता रहता है। जैसे आप लेंस को रोटेट करेंगे ये क्रॉस का साइन भी घूमता रहता है, ठीक है। जिधर आप लेंस रोटेट करेंगे ये क्रॉस का साइन जाएगा।
पर ये क्रॉस का साइन बाहर की तरफ तो रेड कलर दिखाई देता है कई बार किसी लेंसोमीटर में, और जैसे ही क्रॉस का पास में आ जाता है येलो हो जाता है, सेंटर में आता है तो ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ब्लू कलर का यहाँ पर लेंगे तो एक बीप की आवाज आती है आजकल तो सभी लेंसोमीटर में, तो बीप की आवाज का मतलब है इसका ऑप्टिकल सेंटर अपनों ने मार्क कर लिया है। ठीक है, मार्क करने के बाद अगर आपको इसमें एक्सिस भी मार्क करना है सपोज, तो इस लेंस को उसी कंडीशन पे रखिए और इसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट मतलब इस तरह से रोटेट करेंगे तो जो भी आपको एक्सिस लगानी वो एक्सिस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको 3 डॉट यहाँ पर दिखाई देंगे 1 2 जब एक्सिस मार्क करेंगे तो यही आपका ओसी है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इस तरह से हम ऑप्टिकल सेंटर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लेंसोमीटर। सर एक बार वो बताना कि वो वहाँ पे जो साइड में प्लस का साइन होता है वो किस लिए होता है? ये जैसे लेंसोमीटर अपना इसमें देखिए, इसमें आप लेंसोमीटर आपके पास में है तो एक तो इस तरह का रहता है, एक सर्कल रहता है, और ये जो प्लस का साइन रहता है ना ये और ये वाला, ये मूवेबल है। ये मूव कहाँ से होता है? इस लेंस के हिसाब से होता है। ये नीचे आपने इस लेंस होल्डर के यहाँ पर लेंस रख दिया इसमें, और यहाँ से वो जो लेंस जो है उसमें पावर चेक करेगा। तो इसको अगर आप मूव करेंगे, आपने इधर खिसकाया तो ये भी इधर खिसक जाएगा, इधर खिसकाया तो इधर आ जाएगा, तो इस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो ये मूव करता है, तो इसको हमें कहाँ लाना है? यहाँ पर लेके आना, सेंटर में। ठीक है, इस लेंस को मूव करते हुए आपको सेंटर में लेके आना है। लेंस को आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा सा लीजिए इस लेंस को, और ये जैसे सेंटर में आ जाएगा तो या तो बीप की आवाज आ जाएगी या फिर आप सेंटर में ये बोल्ड हो जाता है। ठीक है, पहले तो ये पतला दिखता है, फिर बोल्ड होने के बाद काफी ऐसे मोटा कलर दिखाई देने लग जाएगा। दैट मीन्स कि आपका ऑप्टिकल सेंटर मार्क हो गया है। तो यहीं पर आप रखिए, फिर वो डॉट लगा दीजिए, मार्किंग कर दीजिए इसके ऊपर। ये सेंटर वाला जो डॉट है वही आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक, आ गया समझ में आपको? ठीक है। और सर एक कैसे करें? क्या चीज? ER का। AR? हाँ जी सर। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर की तो अपनी पूरी क्लास है सर, उस दिन अपन और अच्छे से समझेंगे। AR के लिए तो आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है। चीन है पेशेंट का, वो चीन रेस्ट पे लगा दीजिए। यहाँ पर ये चीन रेस्ट पे यहाँ पे लग गया, यहाँ पे फोरहेड लगा दीजिए। ठीक है, ये फोरहेड वाला हिस्सा हो गया, ये चीन हो गया है। बाकी आपका ये AR हो गया यहाँ पर, जो कि आपका, और यहाँ पे स्क्रीन हो गई। तो बस आपको यहाँ पे चिन्ह रख के पेशेंट को बोलना है सीधे देखिए, आप स्ट्रेट देखना है, आंख मुंह नहीं करना है, और ये तो ऑटोमेटिक क्लिक कर लेगा, या आप खुद जॉयस्टिक के ऊपर जो नॉब रहता है उसको क्लिक करेंगे तो आपका नंबर आ जाएंगे। बस और कुछ भी नहीं करना है। पेशेंट को बोल दीजिए एक भी जल्दी जल्दी ब्लिंक मत करिए, नॉर्मल देखिए, आराम से देखिए, आंखों के ऊपर ताकत मत लगाइए। इस तरह से आप AR कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हाइट आप इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। कोई भी फ्रेम आपने पहना दी, फिर आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, इस तरह से डॉट लगा देंगे। अब ये डॉट जो लगा है ये बेसिकली हमने ये आपसे हाइट मेजरमेंट कर लिया। आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम IPD लगाएंगे, तो IPD हो सकता है इसके ऊपर ही आ जाए, हो सकता है IPD यहाँ पे आए, तो ये फिटिंग क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर IPD आती है तो ये आ जाएगा। बाकी आपकी ये वाला जो हिस्सा है ये फिटिंग हाइट है। ठीक है, फिटिंग क्रॉस की हाइट जो OC हाइट जिसको बोलते हैं वो कैसी रहना चाहिए, वो हाइट है। ठीक है, तो हम ये फिटिंग हाइट चेक करते हैं, कोई भी डॉट लगाते हैं। हाँ, ग्लास फ्रेम पर जो डमी आई है उसके ऊपर मार्क करना है। ये डमी है, इसके अंदर जैसे कोई फ्रेम पसंद कर लिया आपने, वो डमी है। उसके बाद आपके पास जो लेंस आएगा ओरिजिनल, उसके ऊपर एक मार्क रहेगा। ये मार्क और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। हेलो सर, ये IPD जो डायरेक्ट चश्मे के ऊपर नहीं ले सकते? जैसा ये सेंटर लेते, सेंटर ही IPD हुआ ना, पीपल सेंटर। हाँ, पीपल सेंटर ही IPD रहा है बेसिकली। पर क्या होता है कि ये फ्रेम कई बार आगे पीछे आपकी हो गई हो, कई बार नोज पे जो है आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो चश्मा हाँ, जब फ्रेम सेलेक्ट हो जाते हैं तभी IPD लेते हैं ना जी। तो पर IPD जब अपन फ्रेम सेलेक्ट कर लिया आपने, PD देखिए, जो भी हम PD लेते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे आपकी PD मान के चलें कि 58 है, तो आपकी
पीडी हमेशा लाइफ टाइम 58 ही रहेगी। तो फ्रेम के ऊपर आप पीडी लेते हैं वो हमेशा चेंज होती रहेगी फ्रेम के अनुसार। जी जी, है ना। तो ये फ्रेम ये एक एक्चुअल पीडी है। तो बेसिकली हम जैसे पीडी यहाँ पे मार्क किया है, तो ये जो आई है वो आपकी आंख को सही ढंग से देख रही है, नहीं देख रही है, आपने हाइट कितनी रखी है, आपकी हाइट, पेशेंट की हाइट, बहुत सारे एरर आ जाते हैं जब हम फ्रेम के ऊपर पीडी लेते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो मार्क ले रहे हैं ये हम हाइट ले रहे हैं। हेलो बेसिकली जी सर जी, बोल रहा हूँ कि जैसे कोई कस्टमर है वो बोले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाया और बोल रहे कि 65 पीडी रखना है जी 65, तो वो राइट का कितना रखना है, लेफ्ट का कितना रखना है? इसको डिवाइड ऊपर से हाँ वो तो 65 को हाँ 62.0.5 होगा ना, 62.5। नहीं ये 65 है ना सर। हाँ 65 है। हाँ तो 32.5 होगा ना। हाँ जी 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 वही मैं बोल रहा। हाँ तो ये 32 ऊपर से कितना लेना है? ऊपर से चश्मे के ऊपर। हाँ फ्रेम को आप कस्टमर नहीं है अपने पास। अच्छा तो फिर आप ऐसा करिए सर कि ऊपर में मान के चलिए आप 12 mm तक का स्पेस तो छोड़ना ही है ऊपर से 12 mm। अगर फ्रेम की साइज मीडियम साइज है तो उसको कितना छोड़े, 9 mm या 10 mm? नहीं फिर आप क्या करिए कि आप इसको मार्क कर लीजिए इस तरह से, या आधा आधा हिस्सा कर लीजिए जी। ठीक है, तो ये बस आधा हिस्से में हाँ 50-50 कर लीजिए और 50 वहीं पे पीडी मार्क कर लीजिए आप। अच्छा 50-50 पे ही पीडी मार्क, जो 32 है वो मार देना है। जी जी, इससे 3 mm नीचे रखेंगे तो आपको वो आपके प्रोग्रेसिव का जो है वो आ जाएगा, या बाइफोकल की हाइट आ जाएगी इसके 3 mm नीचे। सर पीडी क्या होती है, पीडी बता देना सर। पीडी की अभी बात की थी ना सर, पीडी सर जी आपका आवाज कट रहा था। जी आपको क्या करना है कि जस्ट 50-50 कर लीजिए। अब 50 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से अगर नीचे 3 mm नीचे अपन लेते हैं तो एक बाइफोकल की हाइट आ जाएगी, जैसे पेशेंट आपके पास में नहीं है तो 3 mm नीचे का ड्रॉप ले लीजिए आप। 3 mm हाँ 3 mm नीचे तो ये बाइफोकल का सेगमेंट की हाइट आ गई। जी जी सर वो 3 mm हम मैनुअली 2 mm करते हैं। नहीं 2 mm में क्या होता है सर कि जैसे मान के चलिए पिप्यूल का सेंटर है और सेंटर से 2 mm आपने मान के चले कि यहाँ पर नीचे लिया है सपोज, तो फिर 2 mm हाँ 2 mm में क्या है कि ये आपका जो काफी पास में हो जाएगा पिप्यूल के सेंटर में, तो उसको बार बार जो मार्किंग है जो आपका क्रिप्टो बाइफोकल वो सामने आएगा। चलते समय थोड़ा दिक्कत होना। हाँ चलते समय तो कोशिश करें 3 mm का ड्रॉप लेना चाहिए 50-50 करने के बाद। मान के चले कि 50 mm है, 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है 25 में 3 माइनस कर देंगे 23, तो यहाँ से 23 पर 22-23 जैसा। जी जी बिल्कुल। थोड़ा छोटा कम जो होगा अगर किसी को हेलो जी बोलिए सर। सर किसी को बाइफोकल में ही जैसे उनको प्रोग्रेसिव बनवाया जमता नहीं है तो बोलते हैं कि मुझे बाइफोकल का ही आदत है, तो उसको जो है ना कभी कभी जो है ना जैसे 50-50 है 50 पे मार्क किए हैं ना, निशान लगाए, तो आप बोले उसमें से 2 या 3 mm कम करने, तो उसको 50-50 रख सकते हैं ना सेगमेंट हाइट? नहीं 50 नहीं रखना है सर, 50-50 नहीं रख सकते हैं। 3 mm आपको कंप्यूटर में उनको डायरेक्ट दिखना है बाइफोकल से ही उसको। हाँ कंप्यूटर वर्क उनका ज्यादा है, उनको बाइफोकल ही वापरना है, प्रोग्रेसिव नहीं वापरना। ओके तो फिर ये जो बाइफोकल का वो डिस्टेंस कैसे काम करेगी? ये जो बाइफोकल है वो तो ओनली रीडिंग डिस्टेंस पे काम करता है 30 सेंटीमीटर। कंप्यूटर उसी हिसाब से नंबर भी तो उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, एडिशन पावर। अच्छा एडिशन पावर भी वैसे निकालें। हाँ तो फिर तो 50-50 कर लीजिए सर, अगर उस पेशेंट को ऐसा है 50 कर सकते हैं। जी सर भाई पूछना। हाँ बिल्कुल सर, ओके थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन सर। जी सर पेशेंट कभी कभी फ्रेम को थोड़ा छोटा ले लेते हैं जी, उसमें 3 mm नीचे करने से तो नियर का विजन तो नहीं आएगा, वो छोटा हो जाएगा। देखिए उसके लिए तो आपको तो सजेस्ट करना पड़ेगा कि हम जो चश्मा बना रहे हैं दूर पास दोनों का, तो उसमें मिनिमम जो रहना चाहिए 30 mm की तो जो हाइट वाली कोई फ्रेम लीजिए आप 30 mm।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 30 mm होना चाहिए कम से कम। और फिर भी अगर पेशेंट नहीं मान रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि उस पेशेंट को पहना दीजिए फ्रेम, और उसकी जो लीड मार्जिन है वहां पर आप निशान लगा दीजिए। जो लीड है उस लीड के ऊपर निशान लगा देंगे तो यही बाइफोकल की हाइट हो गई एक तरह से। इस तरह से आप कर सकते। सर एक प्रैक्टिकल इशू आ रहा है बार बार, जब भी पीडी मार्किंग करते हैं प्यूपिल किसी भी कस्टमर का, मतलब एक दो केस में होता तो समझ में आता, किसी भी कस्टमर का प्यूपिल क्लियर दिखता नहीं है। तो अगर 2 बार रीडिंग ले लें एक कस्टमर की तो दोनों अलग अलग चले जाती है। नहीं सर, फिर हाँ बेसिकली आपको क्या करना है सर कि एक हाथ में आप टॉर्च भी रखना पड़ेगी सर आपको। अच्छा। या फिर साथ में किसी को अटेंडर को रखना रहेगा, उसको आप बोलिए भी यहाँ पे टॉर्च जो है उसका स्पॉट यहाँ पर रखिए, जिससे ये यहाँ पर आपका प्यूपिल का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देना चाहिए। जी ओके राइट सर। ओके सर। हेलो, ये सर ये प्रिज्म रेफरेंस सर्कल जो होता है, प्रिज्म, हाँ रेफरेंस सर्कल पॉइंट बोले या सर्कल बोले, हाँ 50-50 जो रखना है लाइन बीच का सेंटर, तो प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट है वो रखना है ना वहाँ पे 50-50 पे, क्योंकि फिटिंग क्रॉस तो ऊपर आएगा ना थोड़ा। देखिए फिटिंग क्रॉस ओनली डिस्टेंस के लिए रहता है, और हाँ आप जो रखेंगे जैसे कि मान के चलेंगे जो 50-50 हमने किया और इसको प्रोग्रेसिव लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ फिटिंग क्रॉस रखना है इसके ऊपर। अच्छा, फिटिंग क्रॉस यहीं पे रखना है जी। और इससे 3 mm नीचे जो है वो आपका वो पीआरपी आ जाएगा, प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, वो नीचे आ जाएगा जी, वो नीचे आ जाएगा जी। अच्छा ठीक है सर, वही पूछना। थैंक यू। ओके थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं सर। हम जो सिलेंडर पावर में जो लेंसोमीटर में पावर मार्किंग करते हैं उसमें 3 डॉट आता है, क्या आता है सर? एक बार पूछिए आप मुझे। हम जो सिलेंडर पावर में लेंसोमीटर में जो मार्किंग करते हैं जी, उसमें 3 डॉट आता है। 3 डॉट आता है ऐसा? 3 डॉट आता है, हाँ। उसको फ्रेम में कैसे फिटिंग करते हैं, मार्किंग करें? नहीं, जैसे कि मान के चलें आपके पास कोई ये लेंस है और इस लेंस को लेंसोमीटर पे रखा आपने, और उसके बाद आपने एक्सिस मार्क करनी थी कि इस पेशेंट के लिए +1 जो है 180 लगाना था, तो आपने 180 पर ये रोटेट करके रख दिया, फिर यहाँ पे डॉट आ जाएंगे, 3 डॉट आ जाएंगे, है ना? जी सर। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि हाँ अब आप क्या करें कि यार कोई स्केल ले लीजिए, या फिर आपके पास में जो विजिटिंग कार्ड रहते हैं वो उसको रख लीजिए, और यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए आप, ऐसे सीधी लाइन खींच। अब ये लाइन खींचकर आपके पास में जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर भी आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, इसी तरह की सेम की सेम। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे तो आपके एक्सिस का एरर नहीं आएगा, बाकी बिना लाइन ड्रॉ करके भी फिट कर सकते हैं। अब ये जो डमी है, डमी जिसके ऊपर लाइन खींची हुई है, ये डमी ऐसी कैसी आप ऊपर रख के इसमें कट कर दीजिए। अब इसी तरह हाँ इसी तरह जैसे 180 डिग्री लगाया था आपने, अब मान के चलें कि ये जो एक्सिस है वो 30 डिग्री है, मान के चलें 30 डिग्री। जी सर। ठीक है, अब 30 डिग्री में क्या होता है कि ये तो हॉरिजॉन्टली ऐसे ही आएगा, पर ये 30 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर लग गया है, और आप जो मार्किंग करेंगे वो इसके ऊपर आएगा, तो इस तरह से ये मार्किंग आ जाएगी। फिर वापस आप इसी तरह कट करेंगे तो इसमें 30 डिग्री पे ही पावर रहेगी, बाकी आप हॉरिजॉन्टल मार्किंग करके ही कट कर देंगे। नहीं, समझ में नहीं आया? नहीं सर। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये लेंस है और इस लेंस को हम रोटेट करेंगे तो आपका जो लेंसोमीटर वो भी ऐसे बताएगा, जैसे मान के चले 30 डिग्री लगाने किसी पेशेंट की एक्सिस, तो 30 डिग्री आप कर देंगे तो ये 30 डिग्री पे 3 डॉट लग जाएंगे, तो ये एक्सिस नहीं है, ये ओनली ये पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की है, और ये बताने के लिए
के जो आपका एक्सिस है वो इस पे है, ये इस पे है, ये एक्सिस आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये ऑलरेडी इनविजिबल है, आपको पता नहीं है। बाकी हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके अंदर से अगर हम लेंस कट करेंगे इतना सा, ठीक है, तो वो 30 डिग्री ही बताएगा। तो आपको अलग से कहीं पे 30 डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही लेंस के अंदर लग गया है। ये हमेशा जब एक्सिस मार्किंग होती है तब हॉरिजॉन्टल ही लगता है, वो एक्सिस नहीं है। दिस इज नॉट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो लगाते हैं हम, 3 डॉट लगाते हैं, वो एक्सिस नहीं है। वो एक्सिस कहाँ पे लोकेट है उसको बताने के लिए हम कि भाई किस तरह से हम फिट करेंगे, तो उसकी एक्सिस 30 डिग्री पर ही आएगी, पर हम कटिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टल ही कट करते हैं। आया समझ में आपको? जी सर, ठीक है सर। आप बोल रहे हैं कि अगर एक्सेस 180 है तब तो वो क्लियरली वही पॉइंट को पे एक्सेस लगेगी जो कि है। और अगर वो एक्सेस इफ इट इज नॉट 180, वो 150 या 120 है, तो वो मार्क 180 पे ही करेगा, बट 150 आएगा। जी, मार्क 180 पे ही करेगा, पर जो एक्सिस रहेगी वो 150 या 30 या 20 डिग्री रहेगा। मार्क हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही मार्क होगा, हमेशा यही लाइन आपकी मार्क रहेगी। पर इसमें हो सकता है ये 20 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, या फिर 90 डिग्री रहे, वो कुछ भी एक्सिस हो सकती है, पर हमेशा मार्किंग जो फिटिंग। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था सर कि वो लेंसोमीटर में जो एक्सिस दिखाते हैं जैसे 30 या 40 या 90 या व्हाटएवर, तो वो उस पॉइंट पे जब हम लोग 3 डॉट लगाते हैं तो वो एक्सिस नहीं होती है क्या? नहीं, वो एक्सिस नहीं रहेगी सर उसमें। ये बेसिकली आपके फिटिंग के लिए आपके हॉरिजॉन्टल आप एक मार्क लगा दिया आपने। ये मार्क ये शो कर रहा है कि भाई आपको इस तरह से फिट करेंगे आप इस चश्मे को ये हॉरिजॉन्टल में, तब जाके आपको ये 50 डिग्री की एक्सिस मिल जाएगी। सर वो जो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। ओके, हेलो। हाँ सर, वो जो 3 डॉट रहते हैं, तो 3 डॉट को वो विजिटिंग कार्ड ले करके फिर वो एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, वो तीनों डॉट को एकदम पैरेलल सीधा। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको ही एक्सिस बोलते हैं ना सर? हाँ, वो एक्सिस, ये तो हमने एक्सिस मार्किंग की है, पर उसकी ओरिजिनल जो एक्सिस रहेगी ना, जैसे कि आपने 50 डिग्री लगाया तो उसकी ओरिजिनल एक्सिस यहाँ पे रहेगी, यहाँ पर ओरिजिनल। बाकी हमने जो लाइन ड्रॉ की ये तो फिटिंग के पर्पज से लगाया है कि हमने ये लेंस अगर 50 डिग्री पे फिट करना है तो हमने लेंसोमीटर पे मार्क किया है। बाकी ये जो लाइन है ये एक्सिस मार्किंग बोलते हैं हम, पर ये ओनली एक बुनियादी लाइन है कि भाई आपको इस लाइन को फॉलो करते हुए फिट करना है ताकि आपको 50 डिग्री मिल जाए, है ना? तो ये कोई मैनुअल एक्सेस मार्किंग करते हैं, तो ये जो आपने अभी पॉइंट बताया है वो तो मुझे भी याद है, हम लोग मैं करता भी हूँ ये एक्सेस मार्किंग चार्ट में, उसको रख के 180 डिग्री पे एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल एक्सेस है उसको मार्क करते हैं। एक्चुअल एक्सेस को मार्क करने के बाद जो 180 वाला है वो पॉइंट तो हटा दिया जाता है, या उसको तो कभी मार्क नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ एज अ पॉइंट रखते हैं। और जो एक्सेस जो है उसके हिसाब से फिटर जो है वो फिटिंग मार्क करता है, अपना फिटिंग करता है। तो उस समय तो 180 पे हम लोग लाइन खींचते नहीं है, वो तो सीधे जो एक्सेस है 50 या 80 या जो भी है उस पे लाइन खींचते हैं। नहीं, जैसे कि आप मैनुअल करते हैं ना सर, जैसे कि कोई लेंस आपके पास में, सबसे हम यहाँ पहले हम निकालेंगे कि इसमें कौन सी लाइन पर जो है अपनी पावर है, ये सबसे पहले हमने निकाला है कि इस लाइन पर पावर है। अब आपको जैसे कि ये पावर हो गई है, अगर सपोज ये चार्ट आपके पास में 360 डिग्री का कोई चार्ट आपके पास में, अब हमें 50 डिग्री पर ये एक्सिस पर 50 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, 130 भी लगा सकते हैं, इसको कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं ना जी। हाँ, तो हमने क्या किया कि इस लेंस को यहाँ पर एक्सिस मार्किंग चार्ट पे लगाया, और हमें चाहिए कि भाई इसको 50 डिग्री पर फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस लेंस को रोटेट करके ये 50 डिग्री यहाँ पर है, तो ये लाइन ऐसे जैसे 50 डिग्री पर इस लेंस को हम इस तरह से रख देंगे। अब रखने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। जी, बाकी ये एक्सिस हटा दीजिए आप, ये हटा दीजिए, फिर इसकी जरूरत नहीं है। ओके, है ना? तो फिर आप बोल रहे कि एक ही लाइन बचती है, तो यही लाइन बचती रहती है हमारे पास। बाकी ये हमने लाइन हटा दी कि भाई हमें जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला कस्टमर या आपका फिटर, तो इसलिए अपनों ने लाइन हटाकर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को
फिटर के पास पहुंचा दिया तो ये आपकी 50 डिग्री ही रहेगी। गॉट इट सर, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। हाँ बोलिए सर। सर एक बार रिपीट कर देंगे इसको आप? हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक चीज का क्वेश्चन आ रहा है, वो कुछ पूछ रहे हैं। बोलिए सर, आप बोलिए। अगर बोथ ही सेम एक्सिस है, जैसे पकड़ के चलिए 160 है और एकदम कम है, दोनों आंखों में 160 एक्सिस से फिर क्या करना है? तो जो अपन हम ऑप्शन देते हैं तो वो सही रहेगा? नहीं, वापस आप थोड़ा जोर से बोलिए, लाउड, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। एक्सिस जो है बोथ ही 160 है, माइनस आधा सिलेंडर 160 एक्सिस है जी बिल्कुल। हाँ तो एकदम कम है, जैसे 44 साइज है, तो उसको 1/2 जो करते हैं, क्या वो सही रहेगा? नहीं, वो सही नहीं रहेगा सर। 1/2 इसलिए फ्रेम छोटी है, पर अपन लेंस बड़ा है। 1/2 करने से ये जो ऑप्टिकल सेंटर की हम बात कर रहे थे, इसका ऑप्टिकल सेंटर ही खत्म हो जाएगा। फिर ये पेशेंट को प्रिज्मेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान के चले कोई भी लेंस आपके पास में आता है, माइनस आधा है, आधा सिलेंड्रिकल नंबर है, ये प्रिज्म का बना हुआ रहता है लेंस, ठीक है। ये जैसे दो प्रिज्म आपने, ये इस तरह का प्रिज्म होता है। आगे चल के हम रिपीट, जब रिवीजन चल रहा है क्लास का, उस क्लास में और भी रीड करेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो उसमें इस तरह के जैसे प्रिज्म में और ये दूसरा प्रिज्म, दो प्रिज्म मिलाकर ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया, जिसको प्लस का लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आधा आधा हिस्सा कर दिया, तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट खत्म ही हो जाएगा। फिर यहाँ से पेशेंट को प्रिज्मेटिक इफेक्ट आएगा, इसमें भी प्रिज्मेटिक इफेक्ट आता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक सर, ओके। आप एक वो रिपीट का बोल रहे थे, उसमें क्या हुआ कि जैसे कि ये कोई कोई लेंस है, और उस लेंस पे हमने सबसे पहले चेक किया कि इसमें पावर कहाँ है। -1 नंबर जो है पावर, सिलेंड्रिकल की पावर कहाँ है, तो ये पावर हमने चेक की और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि ये, हाँ, इस पे पावर है। अब ये पावर हम 90 डिग्री भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, 130 भी लगा सकते हैं, 150 डिग्री भी लगा सकते हैं, 20 डिग्री भी लगा सकते हैं। इस लेंस को जहां चाहे वहां फिट कर सकते हैं। अब इस लेंस को हम चलेंगे एक्सिस मार्किंग चार्ट पर। यहाँ पर एक चार्ट रहता है, वो चार्ट ऐसे सर्कल रहता है। अगर आपको मान के चले कि इस पे 20 डिग्री लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है वो 20 डिग्री पर रख देंगे ऐसे, और इस लेंस को ऐसे रख देंगे, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ करिए, ये अपने चश्मे की फिटिंग के पर्पज से लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन को हटा देते हैं। ये 20 डिग्री पर जो रखा था वो हटा दिया है। अब ये इस लेंस को इस तरह से फिट कर देगा, कोई भी आपका फिटर है या फिर जो आप खुद हैं, इस तरह से हम फिट कर देंगे। तो ये आपका 20 डिग्री पर ये एक्सिस लग गई एक तरह से। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर जी। हाँ बोलिए सर। एक बार रिपीट कर देना, किसी का कॉल आ गया था। हाँ देखिए, नहीं, ये जैसे एक एग्जांपल था कि जैसे कोई ये हार्ड कोट लेंस है आपके पास में, -1 सिलेंड्रिकल नंबर है। अब इसमें हमने क्या किया है, इस लेंस के ऊपर पावर चेक करी कि कहाँ पे पावर है, उस पावर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। अब हम एक्सिस मार्किंग चार्ट जो है आपके पास में आता है आजकल, विजन जो नियर विजन चार्ट है, उसके पीछे भी आपको एक चार्ट मिल जाता है। वो चार्ट पे इस लेंस को रखेंगे, और इस रखकर आपको मान के चले 30 डिग्री पर लगाना है। तो ये जो मार्क है, ये मार्क हम 30 डिग्री पर रखेंगे। ऐसा कैसा लेंस 30 डिग्री यहाँ पर है, और यहाँ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है कि ये ऊपर की लाइन हटा दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद ये जो है मार्किंग लग गई है, और इसको इस तरह से लेंस के अंदर, फ्रेम के अंदर कट करके फिट कर सकते हैं। ओके सर। ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक की क्लास में कोई डाउट लग रहा है आपको? अभी ऑप्टिकल सेंटर की क्लास और भी आगे चलेगी। हम किस तरह से ऑप्टिकल सेंटर की क्या डिसएडवांटेज अगर आपने नहीं लिया है तो उसके बारे में हम रीड करेंगे, वो कल रीड करेंगे। बाकी अभी कोई डाउट है अभी तक की क्लास में तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हेलो जी मैम। हेलो सर, ये जो आपने आईपीडी करवाया ना अभी,
हाँ, इसको अगर बाय वे में कोई पूछ लेता है तो कैसे पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे पेशेंट दिखता है और कैसे मेजरमेंट लेते हैं हम? नहीं 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 नहीं, ये टेक्निक डिफाइन नहीं करना है, जस्ट आपको ये बोलना है कि आईपीडी का फुल फॉर्म जैसे इंटरपिपुलर डिस्टेंस है, हाँ जी, है ना, राइट आई का पिपिल का सेंटर से लेके लेफ्ट आई के पिपिल के सेंटर के बीच की दूरी को हम आईपीडी बोलते हैं। बस बस इतना ही बोलना है सर, पूरा इतना ही डिफाइन बोल- करने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है सर, इतना ही बोलना है सिर्फ शॉर्ट में हाँ ना? हाँ, यही बोलना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द टू आईज, Two eyes. हम आईपीडी। जी, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। अगर जैसे पूछे कि कितना आईपीडी कितना होता है तो तो आईपीडी आपका जो है नहीं, हर 54, हाँ हर 54 किसी का अलग अलग होता है ना। हाँ 54 से लगाकर 72 तक आईपीडी आती है। अच्छा, 54 से 72 तक। हाँ, और नॉर्मली सर, 62। 54 भी आई थिंक 48 से आती होगी, ऐसा कुछ है, मेरे को इसका ध्यान नहीं, बाकी 72 लास्ट है। 52 आती है, नॉर्मल 52 आती है सभी की। हाँ ओके, 52 से 52 सर, 52। हाँ जी, हाँ 52 से 72 तक है ना। हाँ जी सर, नॉर्मल आईपीडी हाँ, नॉर्मल आईपीडी 52। मैं तो अभी नहीं। तक सुन रहा हूँ 62 है। हाँ नहीं 64 आती है वैसे नॉर्मल जो हाँ, स्टैंडर्ड 64। जी स्टैंडर्ड आईपीडी 64 आती है। 32, 54 तो 32। सबसे मिनिमम आईपीडी हो जाती है, और मैक्सिमम जो है 72 तक जैसे आपने बोला है। बाकी 64 दिस इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड आईपीडी अगर लेना है। जी जी सर हाँ। पीडी 60। पिपुलरी डिस्टेंस, पिपुलरी, हाँ ये पिपुलरी डिस्टेंस, हाँ बोलिए। सर इसका पता कैसे लगाते हैं पीडी का? पीडी का तो दोनों आंखों के बीच की दूरी, जैसे अभी इनका क्वेश्चन आया था, ये जैसे कोई आंख है, आप स्टार्टिंग क्लास में नहीं थे देखें, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम आईपीडी बोलते हैं, इंटरपिपुलर डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम राइट आई पिपल सेंटर टू लेफ्ट आई पिपल सेंटर, इसको हम आईपीडी बोलते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड, ऐसा कोई क्वेश्चन? जी एक आइडिया किया था आज, तो उसमें उनका पावर थोड़ा सा हाई था, प्लस 6 में प्लस 1 था, 28 का राइट था एंड लेफ्ट का 160। तो उनको आई टेस्ट करते करते ही ना आधे मिनट में बहुत ज्यादा पानी आने लग गया, तो वो किस रीजन से आ रहा होगा? नहीं, जैसे कि अगर वो पेशेंट ब्लिंक नहीं करता है तो भी आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार पेशेंट क्या है कि गौर करके या अटेंशन होके फिर देखता है, तो वो ब्लिंक नहीं कर पा रहा है जैसे ब्लिंक करना चाहिए वैसा नहीं। तो आप हमेशा पेशेंट को याद दिलाते रहिए कि आप नॉर्मल ब्लिंक करते रहिए। कई बार हम एआर भी देखते हैं, तो एआर के अंदर भी पेशेंट क्या बिल्कुल अटेंशन होके देखता है, उसकी आंख जलन भी कर रही तो भी वो देखते रहता है, और उसमें आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ब्लिंकिंग न करने की वजह से टीयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ठीक है सर। ऐसे किसी हाई पावर है उनको एडिशन देना चाहिए, बाइसिकल या सिंगल विजन ज्यादा बेटर है? देखिए हाई पावर में क्या होता है, माइनस के पावर में कि नियर का तो वैसे उनके लिए करेक्ट हो जाता है, तो डिस्टेंस ज्यादा बेटर है। बायफोकल में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, बायफोकल भी बढ़िया रहता है। प्रोग्रेसिव में मतलब डिजिटल थोड़ा सा अच्छा वाला प्रोग्रेसिव आपने दिया तो अच्छा रहेगा। बाकी जो एवरेज जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव रहते हैं उसमें वो सेट नहीं कर पाता है, तो बायफोकल दे सकते हैं, पर उस पेशेंट को पूरा समझा दीजिए कि आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी परेशानी आएगी, धीरे धीरे वो सेट हो जाता है। तो आप इस तरह से काउंसलिंग करके तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। कल राइट टाइम 2:30 पे मिलते हैं और अपने ऑप्टिकल सेंटर की जो क्लास है वो फिनिश कर देते हैं, और बाकी जो भी अपने चल रहे हैं रिवीजन में उनको हम आगे बढ़ाएंगे। जी सर, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच फिरोज।